हेलो दोस्तों, मैं अग्रसेन आर्या और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर चल रही है आपकी न्यूमेरिकल की सीरीज और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग चैप्टर नंबर 2 के सारे फॉर्मूलेस लेक्चर नंबर 1 में कंप्लीट किए थे हम लोगों ने। मुझे उम्मीद है कि आपने वो वीडियो ज़रूर देखा होगा और उसके बाद में हम लोगों ने अगले लेक्चर में देखे थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि बेस थे सारे वही फॉर्मूलों पर। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ और फॉर्मूले लेने वाले हैं जो कि उससे थोड़ा सा लेवल ऊपर होकर के आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और यही लेवल आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। याद रखिएगा, हम वही क्वेश्चंस पिकअप कर रहे हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आपके लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। मुझे पता है कि आप लोग रेगुलरली ये क्लास ले रहे हैं। अगर आप रेगुलरली क्लास ले रहे हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ठीक है, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप यहां पर अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, साथ ही साथ में अगर आपको प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन आपसे जो सॉल्व नहीं होता है, मैथ का हो या फिर फिजिक्स का हो, तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर मैंने इंस्टा आईडी अपनी दे दी है। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और वहां पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और अगर आप सभी चैप्टर्स की पीडीएफ फाइल्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोग कुछ अपर लेवल के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2 के सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। पिछली वाली क्लास आपने देखी होनी चाहिए, तभी आप इस क्लास को अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपने पिछली वाली क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया गया है, आप आसानी से वहां पर जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल। मैंने लिख करके यहां पर रखे हुए हैं, मैं बोर्ड पर नहीं लिख सकता। मैंने बताया कि अगर बोर्ड पर लिखूंगा तो भाई लंबा वीडियो हो जाएगा और इतना लंबा वीडियो में खींचना नहीं चाहता। ठीक है, और अभी क्या कहते हैं, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, आपने दिलवाया ही नहीं है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं है, ऐसे ही काम करते हैं। आप लोग बस अपना प्यार बनाए रखिएगा। हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और एक बात याद रखिए, लेट करके अगर वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं आप। सबसे पहले आपको बैठ जाना है, और कैसे बैठना है, पेन और कॉपी के साथ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। दिया है तीन समरूप संधारित्र दिया है। 3 समरूप संधारित्र C1, C2 और C3 में प्रत्येक की धारिता 6 माइक्रोफैरड है। 3 संधारित्र हैं C1, C2, C3 और तीनों की धारिताएं कितनी है? 6 माइक्रोफैरड, तीनों की है बराबर। ठीक है, बताया गया बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, जो कि चित्र में प्रदर्शित है। चित्र एक बना हुआ है, मैं यहां पर बनाता हूं, उसके बाद में देखते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे हम। ठीक है, पहले चित्र बना देते हैं आपके सामने। यहां पर क्या दिया गया है भाई, एक 12 वोल्ट की बैटरी दी गई है। ठीक है, तो यहां पर 12 वोल्ट की बैटरी इस तरह से लगाई गई है भाई। ठीक है, ये 12 वोल्ट की बैटरी है और इसके साथ में क्या जोड़ा गया है? 3 संधारित्र जोड़े गए हैं। एक तो यहां पर इस तरह से ये 2 संधारित्र जुड़े हैं और तीसरा एक संधारित्र इधर साइड में जोड़ा गया है इस तरीके से। ठीक है, तो 3 संधारित्र C1, C2, C3 और तीनों की धारिताएं कितनी है? तो तीनों की धारिताएं हैं भाई, तीनों की धारिताएं 6 माइक्रोफैरड है। मतलब इसकी भी धारिता 6 माइक्रोफैरड, इसकी भी धारिता 6 माइक्रोफैरड और इसकी भी धारिता 6 माइक्रोफैरड है। ठीक है, और किससे संयोजित है? 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है। क्वेश्चन को पहले समझिएगा, और मैंने 1000 बार बोला होगा ये कि मेन चीज क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं होता है, मेन चीज होता है क्वेश्चन को समझना। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को समझ गए हैं तो सॉल्व तो आप कर ही लेंगे। कैलकुलेशन कठिन नहीं होता है इतना, ठीक है, जितना कि क्वेश्चन को समझना आपको प्रॉब्लम देता है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। बताया गया है 3 संधारित्र हैं, चित्रानुसार जोड़े गए हैं 12 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसने पूछा क्या है, कहा है परिपथ की समतुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि परिपथ की समतुल्य धारिता आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम परिपथ की समतुल्य धारिता ज्ञात करते हैं। मतलब समतुल्य धारिता, पहला क्वेश्चन आपसे किया गया है
समतुल्य समतुल्य धारिता, मतलब तीनों की कुल मिलाकर के धारिता कितनी है। अलग अलग तीनों की तो 6 माइक्रोफैराड दिया गया है, और तीनों की कुल धारिता क्या है भाई, ये क्या हो गया मेरे हाथ में, ठीक है। तो देखते हैं, इंक ज़्यादा हो गए थे। समतुल्य धारिता C हमें फाइंड आउट करनी है, और दूसरा क्वेश्चन इसी में बताया गया है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात करना है। प्रत्येक संधारित्र पर अलग अलग आवेश ज्ञात करना है, ठीक है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात करना है, ओके। तो ये हमें ज्ञात करना है, मतलब पहले संधारित्र पर कितना आवेश है, दूसरे पर कितना है, तीसरे पर कितना है। तो तीनों पर हम तीनों संधारित्रों पर आवेश ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक काम कर लेते हैं, क्या करेंगे भाई, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम C1 मान लेते हैं, चलो इसको C2 मान लेते हैं, और इस संधारित्र को हमने C3 मान लिया है, ओके। C1 की धारिता 6 माइक्रोफैराड, C2 की भी 6 माइक्रोफैराड और C3 की भी 6 माइक्रोफैराड है। अब आपको सबसे पहले तो समतुल्य धारिता ज्ञात करनी है। समतुल्य धारिता हम ज्ञात करते हैं तो धारिताओं को जब हम संयोग करते हैं तो आपको पता होगा, या तो हम श्रेणी क्रम में करते हैं या समांतर क्रम में करते हैं। आपको ये कौन से क्रम दिख रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है जरा देख लेते हैं। इसका हम फिगर अगर चेंज करके आपको समझाया ना, तो मेरे ख्याल से आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो इस फिगर को हम दूसरे तरीके से ड्रा करते हैं, जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे। ध्यान से देखिएगा, एक है बैटरी हमारे पास, ठीक है, एक बैटरी है, चलो हमने एक बैटरी ले लिया इस तरह से, ठीक है। ये बैटरी है, प्लस टर्मिनल है माइनस टर्मिनल है, ये वाला बैटरी है, ये प्लस टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल है। अब बैटरी के प्लस टर्मिनल से चले हैं और यहाँ पर पहुंचे, यहाँ से दो भाग में बट गए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर प्लस टर्मिनल से आगे आए और यहाँ से हम दो भाग में बट जाएंगे। ध्यान से देखिए, एक हमने इधर साइड में और एक इधर साइड में, दो भाग में बटे, ठीक है। प्लस टर्मिनल से पहुंचे और दो भाग में बटे। एक में क्या करना है, एक भाग में हमें करना है 6 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड के दो संधारित्र जोड़ने हैं। 6 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड के दो संधारित्र जोड़ने हैं। दूसरे वाले में 6 माइक्रोफैराड का केवल एक संधारित्र जोड़ना है। दूसरे वाले में 6 माइक्रोफैराड का केवल एक संधारित्र जोड़ना है। और फिर इनको जोड़ करके फिर आना है। देखो, इससे ये जोड़ लिया, यहां पर पहुंचे, इसको ये जोड़ करके यहां पर पहुंचे, मतलब इनमें दो जोड़े, इनमें दो जोड़े, यहां पर पहुंचे, इसमें दो जोड़े, मान लिया यहां पर पहुंचे, और इसमें एक जोड़ा और यहां पर पहुंचे, इसमें एक जोड़ा और यहां पर पहुंचे, ठीक है। और इनको फिर हमने बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया है। तो इस फिगर को आप अगर ड्रा करना चाहते हैं तो ऐसे दूसरा प्रकार से ड्रा कर सकते हैं। और अब आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा कि किनको हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है और किनको समांतर क्रम में जोड़ना है। पिछले वाले वीडियो में मैंने फॉर्मूले तो बता ही दिए थे कि श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, ये तो कर ही लिया था, ठीक है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये हमारे दो C1 और C2 हैं, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। उसके बाद में C3 और इनका जो संयोग आएगा, जो भी जोड़ करके आएगा, उसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। तो तुल्य धारिता निकल के आएगी। तो जरा हम यहाँ पर निकालते हैं, जगह कम ना पड़ जाए, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, दिख रहा है, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, C1 व C2 को किस क्रम में जोड़ेंगे भाई, तो लिखेंगे C1 व C2 को किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। और भाई जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो C डैश अगर हम इसको लिख लें, क्योंकि तीनों का जो तीनों की तुल्य धारिता होगी उससे हम केवल C लिख लेंगे, अभी इसके लिए C डैश कर लेंगे, ठीक है। अब चाहते हैं कि अगर C ही करना है इन्हीं दोनों को तो आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी, मेरी मर्जी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो 1/C डैश इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 मैंने बताया था श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला, ठीक है, पिछली क्लास में, ठीक। तो 1/C डैश, C डैश निकालना है, 1/C1 कितना है, 6 माइक्रोफैराड है, 1/C2 कितना, 6 माइक्रोफैराड। तो इनको जब जोड़ेंगे तो भाई क्या आएगा, 1/C डैश इक्वल टू क्या बनेगा भाई, 2/6, अर्थात हम कह सकते हैं C डैश इक्वल टू 3 माइक्रोफैराड, ओके। C डैश क्या आया, 3 माइक्रोफैराड। तो मतलब इन दोनों का परिणामी क्या आया है, 3 माइक्रोफैराड। अब 3 माइक्रोफैराड मतलब C डैश और C3, इन दोनों को किस क्रम में जोड़ना पड़ेगा, हमें समांतर क्रम में जोड़ना होगा, ठीक है। तो अब जोड़ते हैं, लिखेंगे C3 व C डैश को
समांतर क्रम, समांतर क्रम को पार्श्व क्रम भी कहते हैं, ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक है। तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो भाई क्या होता है, समांतर क्रम में जोड़ने का जो फॉर्मूला होता है डायरेक्टली हमें पता है कि क्या होता है, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो किसको जोड़ना है, C1 C2 को थोड़ी जोड़ना है, हमें जोड़ना है C3 और C डैश को, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, C3 हमारा कितना था भाई, तो C3 था 6 माइक्रोफैरड, ओके। और इसके बाद में C डैश कितना है, अभी हमने निकाला है 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 9 माइक्रोफैरड, ओके। तो इस संयोजन की जो तुल्य धारिता है वो कितनी है, 9 माइक्रोफैरड, ठीक है। यहां तक तो बात हो गई। इसके बाद में पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है कि समतुल्य धारिता ज्ञात करनी थी और समतुल्य धारिता हम लोगों ने फाइंड आउट कर भी ली है। इसके बाद में अभी और क्वेश्चन कुछ बचा है, इसमें बोला है नंबर 2 में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए, ठीक है। हर संधारित्र का अलग अलग आवेश हमें ज्ञात करना है, तो हम आवेश ज्ञात कर लेते हैं। आवेश कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक बात याद रखना कि यहां पर भाई 12 वोल्ट की बैटरी, यहां पर देखिएगा ये 12 वोल्ट की बैटरी थी, ठीक है। 12 वोल्ट यहां पर और यहां, इन दोनों बिंदुओं, अगर मैं नाम दे दूं A और B, तो A और B बिंदुओं के बीच में 12 वोल्ट का विभवांतर है। हम कह सकते हैं इन दोनों के सिरों पर 12 वोल्ट का विभवांतर और इसके सिरों पर भी 12 वोल्ट का विभवांतर है। और जब श्रेणी क्रम में संधारित्र जुड़े होते हैं तो विभवांतर बट जाता है। समांतर क्रम में जो होते हैं उनके जब संधारित्र जुड़े होते हैं तो विभवांतर सभी के, मतलब सभी सिरों पर विभवांतर समान होता है, लेकिन श्रेणी क्रम में विभवांतर बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि A और B के बीच का विभवांतर क्या है, 12 वोल्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए तो C3 पर विभवांतर क्या है, C3 के सिरों पर विभवांतर क्या होगा, तो 12 वोल्ट का ही होगा। लेकिन अगर आपसे कह दें कि C1 पर विभवांतर क्या होगा, तो हम C1 पर विभवांतर डायरेक्टली नहीं बता सकते, क्योंकि C1 और C2 दोनों पर मिलाकर के विभवांतर कितना है, 12 वोल्ट का है, ठीक है। तो अब इन पर अलग अलग पूछा जाए कि C1 पर विभवांतर ज्ञात कीजिए C1 के सिरों पर, और C2 के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए, तो आपको इस विभवांतर को बांटना पड़ेगा। और अगर संधारित्र बराबर है, समान धारिता के हैं, तो ऐसी स्थिति में विभवांतर भी बराबर बराबर बट जाएगा। तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि अगर 12 वोल्ट का विभवांतर इन दोनों पर है, तो C1 की केवल बात करें तो 6 वोल्ट का इसके सिरों पर होगा और 6 वोल्ट का इसके सिरों पर होगा, ठीक है। तो C1 और C2 दोनों के सिरों पर जो विभवांतर है वो क्या है, 6 वोल्ट, ठीक है। तो हम कह सकते हैं नंबर 2 वाले को अगर हम सॉल्व करें तो यहां पर कह सकते हैं कि C1 व C2 के सिरों पर विभवांतर, C1 व C2 के सिरों पर विभवांतर भाई क्या होगा, 6 वोल्ट होगा। मतलब C1 पर अलग 6 वोल्ट होगा और C2 पर अलग 6 वोल्ट होगा। अब आपको ज्ञात क्या करना है, आवेश ज्ञात करना है। आवेश, धारिता और साथ ही साथ में विभव के बीच में आपको रिलेशन तो पता ही होगा कि ये आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा कि C इक्वल टू Q अपान V, और मैंने पढ़ाया ही था। सबसे बेसिक फार्मूला धारिता का यही होता है, ठीक है, C इक्वल टू Q अपान V। अगर आपको V फाइंड आउट करना है तो V बराबर में क्या हो जाएगा, Q अपान C होता है, Q अपान C होता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमें V नहीं ज्ञात करना है, बल्कि क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है Q। तो Q बराबर में C इंटू V हो जाएगा। C इंटू अगर V है तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम Q1 पर अगर आवेश की मात्रा निकालेंगे तो Q1 बराबर में क्या आ जाएगा, संधारित्र C1 पर आवेश निकालेंगे तो Q1 बराबर C1 और V, और V1 क्या हो जाएगा, C1V1 हो जाएगा। Q2 बराबर C2V2 हो जाएगा और Q3 बराबर C3V3 हो जाएगा। अच्छा, यहां पर आप बता सकते हैं क्या कि Q1 बराबर क्या हो जाएगा, C1 कितना है, C1 मतलब पहले संधारित्र की धारिता कितनी थी भैया, 6 माइक्रोफैरड। तो यहां पर लिखिए 6 गुणा माइक्रोफैरड है, 10⁻⁶ लिख दीजिए। और V1, तो V1 का मतलब है भैया C1 के सिरों पर विभवांतर, और कितना है विभवांतर, 6 वोल्ट का है, तो यहां पर 6 लिखिए, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, Q1 इक्वल टू 36 गुणा 10⁻⁻⁶ कूलाम, ओके। या फिर हम इसे लिख सकते हैं Q1 बराबर में 3.6 गुणा 10⁻, इधर जब हम आते हैं तो घाते बढ़ती हैं, 10⁻⁻5 कूलाम का ये आ जाएगा हमारे पास आवेश, ठीक है।
इसी प्रकार अगर मैं Q2 की बात करूंगा तो हमें पता है Q2 और Q1 दोनों पर आवेश की मात्रा तो समान ही होगी, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आवेश की मात्रा दोनों पर समान होगी तो हम कह सकते हैं कि उस पर भी इतना ही आवेश होगा, 3.6 गुणा 10⁻⁵ कूलम। अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। इसके बाद में अगर हम Q3 की बात करें तो Q3 पर अलग होगा। Q3 की बात करेंगे तो क्या करेंगे, C3V3 भाई, Q बराबर CV तो Q3 बराबर C3V3। अब Q3 की बात करेंगे तो C3 तो हमारा वही है, C3 मतलब C3 का जो धारिता था 6 गुणा 10 की पावर कितनी है भाई, -6 हो जाएगा, और इंटू में V3 का जो विभवांतर होगा, मतलब C3 के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो तो टोटल 12 है ना, इसका कहाँ विभवांतर बटा है, इसमें 2 भागों में बढ़ गया था, इसमें तो बटा नहीं था, तो हम कह सकते हैं कि इसका वोल्टेज है 12, तो Q3 बराबर में 12 × 72, तो 72 गुणे 10 की पावर -6 वोल्ट कूलाम, तो ये हो जाएगा Q3 = 7.2 × 10⁻⁵ कूलाम। ठीक है, तो इस तरह से हम इनका आवेश क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम इसका इन पर आवेश की मात्रा बता सकते हैं। ठीक है, तो तीनों संधारित्रों पर आवेश क्या है हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, और साथ ही साथ में हम लोगों ने क्या ज्ञात कर लिया था, इनका जो तुल्य धारिता थी वो भी हम लोगों ने ज्ञात कर ली। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, और अगर समझ में आया तो भाई देखो एक काम जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगता है, क्योंकि आपके मोटिवेशन की जरूरत मुझे भी होती है। ठीक है, आप लोग जब बहुत अच्छे कमेंट करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और फिर आप लोगों के सामने आने में थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मैंने बोला है कि आज हम लोग दमदार क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, आप इनको कर भी पाएंगे, ये मेरा दावा है। चलो देखते हैं और आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना था तो ले ही लिया होगा, मुझे पता है। आगे की बात करते हैं। ठीक है, अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अगर आप अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास नहीं करते हैं तो समझ लो आप बहुत गलत कर रहे हैं। ठीक है, अपने आप क्वेश्चन को आपको जरूर एक बार सॉल्व करना है। ठीक, चलो आगे की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न बहुत इजी है लेकिन लगाना उतना ही थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। टिपिकल नहीं है, बहुत आसान तो है, लेकिन दिक्कत ये है कि थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में दिया, चित्र में प्रदर्शित संधारित्र C2 में विभवांतर व संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। सबसे पहले क्या ज्ञात किसकी गणना करनी है, विभवांतर और संचित ऊर्जा। ठीक है, की गणना कीजिए, किसमें, संधारित्र C2 पर। 3 संधारित्र दिए गए और चित्र में सबसे पहले बना ही देता हूं आपके सामने। ठीक है, चित्र इस तरह से कुछ दिया है, एक बिंदु है। ठीक है, यहां पर एक संधारित्र है, फिर एक संधारित्र है, फिर एक संधारित्र है, और आगे जाकर के इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, इस तरह से चित्र दिया है। इसमें क्या बताया गया है, ये बिंदु A है, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। बताया गया है भाई कि चित्र में प्रदर्शित संधारित्र C2 में विभवांतर और संचित ऊर्जा की गणना करनी है। मतलब विभवांतर और संचित ऊर्जा आपको बताना है, और वो भी किसका, C2 का। ठीक है, तो C2 का विभवांतर और संचित ऊर्जा ज्ञात करनी है। मतलब विभवांतर V2 आपको ज्ञात करना है और संचित ऊर्जा U2 आपको ज्ञात करना है। ना तो V1 ज्ञात करना है, ना V3 ज्ञात करना है, V2 आपको ज्ञात करना है। अब भाई ज्ञात करना है तो शायद तीनों ज्ञात करने पड़ जाए, तभी आप ज्ञात कर सकते हैं, तो वो तो दूसरी बात है। लेकिन आपको जो आंसर देना है वो इन दोनों का देना है। मतलब दूसरे संधारित्र का विभवांतर ज्ञात करना है और दूसरे संधारित्र का और क्या करना है, ऊर्जा ज्ञात करना है, संचित ऊर्जा इसमें। ठीक है, तो ऊर्जा का फॉर्मूला तो हमें पता ही है। अब देखते हैं क्या जुगाड़ यहां पर लगाया जाता है। आगे कुछ दिया है, बताया गया है C1 = 20 माइक्रोफैरड। क्या बताया गया है, C1 = 20 माइक्रोफैरड। ओके, C2 मतलब दूसरे संधारित्र की धारिता दी गई है 30 माइक्रोफैरड। ओके, 30 माइक्रोफैरड, और साथ ही साथ में C3 = दिया गया है 15 माइक्रोफैरड। ओके, इस तरह से दिए गए हैं ये वैल्यूज। अब आपको फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है, हमने बता ही दिया है। चलो लगाते हैं, और सबसे पहले एक बार अपने आप ट्राई करके देखिए आप इसको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर सॉल्व कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, बाद में मिला भी लीजिएगा कि आखिर आपने सही लगाया है या नहीं। फिर
अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर आपको सीखने को मिलेगा। जब आप एक बार अपने आप करते हैं और अगर फेल हो जाते हैं तो तब कोई दूसरा बताता है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो ये जरूरी है कि आप अपने आप जरूर एक बार ट्राई करने का प्रयास किया करिए, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि कॉपी पेन लेकर के बैठो। चलो आइए हम क्या करेंगे, बताया गया है और कुछ बताया है भाई, और कुछ बताया है क्या? हाँ बताया है बिंदु ए पर विभव 90 वोल्ट है। ओके, बिंदु ए पर विभव भैया कितना है 90, तो बिंदु ए पर विभव 90 है और यहां पर विभव कितना होगा, पृथ्वी का विभव 0 माना जाता है, तो 90 विभव इनका और इनका 0, तो इन दोनों के बीच का जो विभवांतर होगा वो 90 ही तो होगा, तो विभवांतर जो हो गया हम कह सकते हैं 90 वोल्ट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 90 वोल्ट का विभवांतर है भाई, 90 वोल्ट का विभवांतर है और श्रेणी क्रम में तीनों जुड़े हैं, तो ये विभवांतर बटेगा ना तीनों भागों में। अब ये 3 भागों में बटेगा तो कितना कितना किसके सिरों पर कितना विभवांतर होगा ये हमें फाइंड आउट करना होगा। और ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो आपको करना है इन तीनों की धारिता निकालनी है, तुल्य धारिता, ठीक है। तो तीनों की तुल्य धारिता हम कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला श्रेणी क्रम के लिए अलग, समांतर क्रम के लिए अलग। ये कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम है, तो तुल्य धारिता निकालिए। C1 C2 C3 की तुल्य धारिता, C1 C2 व C3, ओके, C1 C2 C3 की ओके तुल्य धारिता भैया समांतर क्रम के लिए नहीं, श्रेणी क्रम के लिए क्या हो जाएगा, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, यही होगा ना। 1/c इक्वल टू 1/c1 कितना है, तो C1 बताया गया 20 माइक्रोफैरड, 30 माइक्रोफैरड, 15 माइक्रोफैरड। 1/c इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे 60, तो ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये तो कैलकुलेशन आप लोग कर ही लेते होंगे ना, ठीक है। तो 1/c इक्वल टू 9/60 अर्थात c इक्वल टू 60/9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60/9, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 20/3 माइक्रोफैरड। तो ये धारिता आ गई है, और अगर भाई धारिता आ गई है तो आप आवेश निकाल सकते हैं। देखो क्योंकि V आपको तुल्य विभवांतर दिया है, तुल्य विभवांतर दिया है और तुल्य धारिता हमने निकाल ली है। तुल्य विभवांतर मतलब तीनों का कुल विभवांतर है 90 वोल्ट, उसकी तीनों की कुल धारिता है, तो हम आवेश निकाल लेते हैं। तो आवेश निकालेंगे Q, तो Q C और V के बीच में जो रिलेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये याद रखिएगा भाई, याद है कि नहीं याद है, क्या याद है, C बराबर में Q/V, ये संधारित्र की परिभाषा, सॉरी धारिता की परिभाषा तो यहीं से थी, ठीक है। तो यहां पर अगर आप आवेश निकालना चाहते हैं तो Q बराबर में क्या हो जाता है, C × V, तो यहां पर जरा आप Q निकालें तो Q बराबर में क्या आ जाएगा, C × V, ओके। तो Q बराबर में C कितना है, 20/3 माइक्रोफैरड है, 10⁻⁻6 कर दीजिए। V कितना है, तो V कितना है 90 वोल्ट, ओके। कैंसिल आउट करते हैं तो ये भैया बन गया 30। सो Q बराबर में 20 और 30 की गुणा हो गई 600 गुणे में 10⁻⁻6, अर्थात Q बराबर 6, 2 0 इसको दे देंगे 10⁻⁻4 कूलम, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास आवेश। अब ये आवेश किस पर है, तो ये आवेश तीनों पर होगा, मतलब इस पर बराबर आवेश होगा, ठीक है। क्योंकि श्रेणी क्रम में जितने भी संधारित्र जुड़े होते हैं सबकी प्लेटों पर बराबर आवेश होता है। तो इस पर जितना आवेश है उतना ही इस पर होगा, उतना ही इस पर होगा, और कितना कितना है 6 × 10⁻⁻4 गुलाम, 6 × 10⁻⁻4 गुलाम, इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी। आपको कौन सा चाहिए, तो आपको दूसरे वाले संधारित्र पर कितना है उतना चाहिए, तो दूसरे वाले संधारित्र पर इतना ही तो होगा भैया, तीनों पर इतना ही इतना इतना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो सब श्रेणी क्रम में जब संधारित्र जुड़े होते हैं तो सब पर आवेश समान होता है, विभव अलग अलग होता है, और समांतर क्रम में विभव समान होता है, आवेश अलग अलग होता है, ओके। तो ये आप फंडा याद रखिएगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि Q2, ये Q लिखें या फिर Q2 कहें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसी को हम Q2 कह सकते हैं, क्योंकि हमें जरूरत है दूसरे वाले संधारित्र पर आवेश मतलब Q2 की। तो Q2 बराबर क्या है, 6 × 10⁻⁻4 कूलम, कोई दिक्कत नहीं है। Q2 निकल आया है। आपको ज्ञात क्या करना था, V2 और U2। V2 ज्ञात करना है तो विभवांतर V बराबर में क्या होता है, तो V बराबर में Q/C होता है।
तो V2 बराबर जब हम बात करेंगे तो Q2 अपान C2, यही तो लिखेंगे भाई, यही लिखेंगे ना। सो V2 बराबर में Q2 कितना, तो Q2 है 6 गुणे में 10 की पावर -4 कूलाम हो गया। और C2 कितना है, तो C2 कितना है भैया, C2 है 30 माइक्रोफैरड, तो ये हो गया 30 गुणा 10 की पावर -6 फैरड। ओके, तो ये हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, V2 इक्वल टू बन जाएगा आपका 6 पंचे 30, क्या कर दे भाई 1/5 कर दे, कैंसल आउट कर दिया, इंटू में 10 टू पावर -4 और 10 टू पावर प्लस का 6 ऊपर कर दिया भाई, ठीक है, 10 टू पावर प्लस का 6 हो गया। तो इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो V2 इक्वल टू क्या बन जाएगा, 10 टू पावर प्लस की 2 बचेगी, ठीक है, और नीचे 5, तो V2 बराबर में 10 की पावर 2 का मतलब 100, 100/5 और 100/5 का मतलब तो आप जानते ही होंगे कितना होगा, 20, ठीक है। सो V2 बराबर में 20 वोल्ट। तो दूसरे संधारित्र पर कितना विभवांतर है दूसरे संधारित्र प्लेटों के बीच, तो ये निकला विभवांतर निकला 20 वोल्ट का विभवांतर, ठीक है। तो यहाँ पर तो चलो 20 वोल्ट का विभवांतर आ गया। अब 20 वोल्ट का विभवांतर यहाँ पर आ चुका है, और अब हमें और क्या ज्ञात करना है, तो सिंपल सी बात है, अब हमको और क्या ज्ञात करना था, कहाँ गया भाई, सॉरी U, स्थितिज ऊर्जा। तो ऊर्जा ज्ञात करनी है तो U2 बराबर हाफ CV² होता है, U बराबर हाफ CV² ना, संधारित्र के स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला बताया है, ठीक है। तो हाफ C2V2², जब V2 की U2 की बात कर रहे हैं तो C2V2² हो जाएगा, ठीक है। तो U2 इक्वल टू हाफ C2 भैया कितनी है, तो C2 है हमारे पास 30 माइक्रोफैरड, तो लिखिए 30 माइक्रोफैरड मतलब 10 की पावर -6, और V2 कितना है, तो V2 है 20, तो 20 का स्क्वायर, अभी तो निकाला ना V2, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करिएगा तो आप क्या निकालेंगे, 2 से ये 30 को कैंसिल आउट करेंगे तो 15 बचेगा, इंटू में 10 टू पावर -6 है, और 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। सो U बराबर में 15 और 4 का गुणा 15 चक्कू 60 और 2 जीरो ये 6000, 10 की पावर -6, अर्थात U बराबर में 6 गुणा 10 की पावर -3 जूल आ जाएगा, 3 जीरो उसको दे दिया, ठीक है। तो U आ गई आपकी 6 इंटू 10 टू पावर -3 जूल, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अगर आया है लाइक करिए तुरंत कर दो यार, ठीक। चलो आगे बढ़े ना, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक, या तो पेन कॉपी लेकर के बैठा करो, मैंने बताया है पेन कॉपी लेके बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर स्क्रीनशॉट लेना है आलसी हो तो भाई ले लो, क्या बताएं अब आपको, ठीक है। आलसी गाली नहीं दोगे भाई, ठीक है, बहुत गाली खाई है हमने, मजाक कर रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है, दिए गए चित्र में बिंदु A तथा B के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है, ठीक है। चित्र एक दिया गया है, चित्र फिर हम बना देते हैं, बहुत चित्र बनाना है यार। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, दिए गए चित्र में बिंदु A तथा B के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर है, ठीक है। यहां पर देखिएगा बिंदु A और B के बीच में 100 वोल्ट का विभवांतर है। चित्र पहले बना देते हैं, उसके बाद में चर्चा करते हैं अन्य चीजों की, ठीक है। ऐसे 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 और ऐसे 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 कुछ ऐसे चित्र बनाए, ठीक है। हाँ सही बनाया हमने। A B दोनों के बीच में कितना विभवांतर, 100 वोल्ट का, और भैया यहाँ पर ये दिया है, ये 6 माइक्रोफैरड है, ये भी 6 माइक्रोफैरड है, ये भी 6 माइक्रोफैरड है, और ये भी 6 माइक्रोफैरड है। चलो कोई बात नहीं है, 6 माइक्रोफैरड के हैं, ठीक है। आपको ज्ञात क्या करना है, दिए गए चित्र में बिंदु A तथा B के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। C तथा D के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। C और D के मध्य विभवांतर आपको ज्ञात करना है। तो C और D के मध्य में अगर आपको विभवांतर ज्ञात करना है तो सबसे पहले अब देखो यार, सिंपल सी बात है, मैंने अभी एक बात बताई थी। बात क्या बताई थी, यहां पर देखिएगा, यहां पर A और B दोनों के बीच में विभवांतर। अब हम अगर इसको फिर रीअरेंज करें तो A और B के बीच में हम इनको दो तरीके से जोड़ सकते हैं ना। अगर आप इसको रीअरेंज करें तो बहुत अच्छे आपको समझ में आ जाएगा। मैं कर देता हूं एक बार, ठीक है, समझाने के लिए। ध्यान से देखिए, A बिंदु ये है
और ए से हम आगे चले, और जैसे ए से आगे चले तो यहाँ पर दो भागों में बट जाना है। देखो ए से आगे चले, यहाँ पर दो भागों में बट जाना है, तो यहाँ पर हम दो भागों में बट गए। ठीक है, एक भाग में क्या जोड़ा, पहले 6 माइक्रोफैरड का संधारित्र जोड़ दिया। ठीक है, आगे और चले और फिर इसी में 6 माइक्रोफैरड का एक और संधारित्र जोड़ दिया। फिर इसी में आगे चले 6 माइक्रोफैरड का एक और संधारित्र जोड़ दिया, और फिर आगे चले तो यहाँ पर दूसरा तार मिल गया। तो मतलब यहाँ पर आए, इधर से दूसरा वाले तार में हमने एक केवल संधारित्र जोड़ना है 6 माइक्रोफैरड का, और पहले वाले तार से मिल जाना है। यहाँ पर दोनों आकर के मिल गए, और फिर यहाँ पर पॉइंट बी बना देना है। अब आपको देखो कितना आसान लग रहा होगा, ये है कि नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, बस आपको विभवांतर, इन दोनों ए और बी के बीच में विभवांतर बताया गया है कि विभवांतर भैया कितना है, 100 वोल्ट का है। अगर विभवांतर 100 वोल्ट का है तो आपको क्या करना है, बिंदु ए बी सी जरा लिख देते हैं भाई, ए बी, और ये वाला सी दिया था, ये वाला डी दिया था। इसका मतलब यहाँ पर ए, यार क्या है सिस्टम, ए बी, ये वाला सी दिया था, तो इसको जोड़ने के बाद यहाँ पर सी होगा ना भैया, देखो यहाँ पर सी होगा ना, और यहाँ पे डी होगा ना, और ये मिलकर यहाँ पर आ गया था। ठीक है, तो सी और डी के बीच आपको क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। सी और डी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। ये तो ऑप्शनल क्वेश्चन होना चाहिए था, आप देखते ही देखते आप बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं भैया, आपको पता है कि ए और बी के बीच का विभवांतर है 100 वोल्ट। ठीक है, तो 100 वोल्ट का विभवांतर, 100 वोल्ट विभवांतर यहां तक आया। अब इधर भी 100 वोल्ट है और इधर भी 100 वोल्ट है। आपसे पूछा जाता इसके सिरों पर विभवांतर कितना होगा, तो 100 वोल्ट बता देते सीधे सीधे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसके सिरों पर विभवांतर पूछा गया है, तो हम 100 वोल्ट डायरेक्टली तो नहीं बता सकते, क्योंकि 100 वोल्ट तो तीनों में बटेगा। अब ये तीनों में बटेगा तो कितना कितना बटेगा, तो भैया बराबर, अगर हमने बताया था बराबर अगर संधारित्र हैं, मतलब इनकी धारिताएं अगर बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि विभवांतर इनको बराबर बराबर बट जाएगा। क्या मिलेगा, इनको बराबर बराबर विभवांतर बढ़ जाएगा। तो 100 वोल्ट को 3 भागों में बांट दो, तो सी और डी के बीच में जो विभवांतर होगा 100 का तीसरा हिस्सा होगा। मतलब इसने पूछा है इस वाले संधारित्र के सिरों पर विभवांतर, तो इसका तीसरा भाग 100 का तीसरा हिस्सा निकाल लीजिए। 100 का तीसरा हिस्सा क्या होगा, 100/3। तो सी डी के सिरों पर विभवांतर क्या होगा, 100/3। आपने बिना पेन कॉपी उठाए बता सकते थे कि नहीं बता सकते थे। तो इसका विभवांतर क्या हो जाएगा, 100/3 वोल्ट। ओके, अब आपको कैसे अच्छा लिखना है, कैसे लगाना है, आप करके देखिएगा। ठीक है, मैंने थोड़ा सा हिंट दे ही दिया है, आप इसको कर सकते हैं, मुझे उम्मीद है। आंसर भी मैंने बता दिया भाई, मैंने आंसर भी बता दिया है कि सी और डी के बीच का जो विभवांतर होगा भाई 100 था, और 3 भागों में बंटना था, तो 100 को 3 भागों में बांट दिया, तो 100/3 वोल्ट इसका आंसर आएगा। आप कर लीजिए, आप कैसे करना है वो आपकी मर्जी है। ठीक है, बहुत तरीके होंगे आपके पास, करिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यार, करते हैं। ठीक है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, फिर मत कहना, आप मुझसे कह तो सकते नहीं हो, बात ये है कमेंट मार सकते हो, कर लो, कमेंट ही मार लो भाई, बता देना कर लिया कि नहीं कर लिया। ठीक, बता देना। अगला क्वेश्चन दिया है, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, मैंने इस प्रकार के क्वेश्चन कल भी मैंने करवाए थे। अगर ये नहीं कर पाया तो कुछ नहीं कर पाओगे भाई, करो। ठीक है, अपने आप करिएगा, जरूर करिएगा, ट्राई तो करिएगा ही, नहीं होता तो फिर मैं हूं ना, लेकिन एक बार अपने आप ट्राई करिएगा। 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है। 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना, 50 वोल्ट। विभवांतर को कहाँ से लिखें, V से। V बराबर कितना, 50 वोल्ट। ठीक है, 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर 50 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 3 × 10⁻⁻5 कूलाम आवेश को ले जाने में, कितने आवेश को ले जाने में, 3 × 10⁻⁻5 कूलाम। मतलब है आवेश का वैल्यू दिया है 3 × 10⁻⁻5 कूलाम। ठीक है, आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा, W आपको ज्ञात करना है, कितना कार्य करना होगा। कार्य मतलब वर्क मतलब W। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। V दिया गया है, 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर दिया है, किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है, तो कितना कार्य करना होगा। कार्य बराबर आपको पता होगा आवेश गुणे विभव, कार्य बराबर आवेश गुणे विभव। अगर ये नहीं पता था तो आपने विभव की परिभाषा तो पढ़ी होगी ना। विभव की परिभाषा क्या थी, V = मैंने बताया था, फॉर्मूले बताए हैं सारे, V = W/Q। ठीक है,
लेक्चर नंबर 1 देखिए इस चैप्टर का, आपको पता होगा ये फॉर्मूला V इक्वल टू W अपान Q। से यहाँ पर W क्या था, कार्य ही तो था, तो कार्य W बराबर में क्या हो जाएगा, Q इंटू V हो जाएगा। ठीक है, बस यही निकालना है, W बराबर में Q इंटू V। सो W बराबर में Q कितना भाई, 3 इंटू 10 टू पावर -5 इंटू V कितना है 50 वोल्ट। ठीक है, सो W बराबर 5 3 15 150 गुणा 10 की पावर -5। तो भैया दशमलव इधर लाएंगे, 1.50 गुणे में 10 की पावर कितना, ये लाते हैं घटता है तो ये बढ़ता है, घाते 2 बढ़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, -3। भैया ये ना सोचना कि ये -3 बढ़ी कहाँ घट गई, अरे भाई ये बढ़ी है घात, क्योंकि -5 में 2 बढ़ाओगे तो -3 आएगी ना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। था इजी, बहुत इजी था, ये कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है आपने जरूर कर लिया होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता है नहीं, ऐसे क्वेश्चंस की मेरे ख्याल से आपने कर लिया होगा। पेन कॉपी लेके बैठना भाई, लेकिन ये सवाल तो दिमाग में भी कर सकते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, दमदार। ठीक, देखिएगा, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल A तथा उनके बीच की दूरी D है चित्र के अनुसार। अब भाई पहले चित्र बना देते हैं, बाद ही में बताते हैं। ठीक है, चित्र दिया गया है और मैं चित्र बना रहा हूं, ध्यान से देखना। समांतर प्लेट संधारित्र है, ठीक है, इसकी ऊपर वाली प्लेट धनावेशित है, इस तरह से ये धनावेशित है, और ये नीचे वाली प्लेट ऋणावेशित है। ठीक है, और बताया गया, अब देखो यहां से यहां तक 2 भागों में इसको बांटा गया है। बराबर बराबर के 2 भाग नहीं है भैया, इधर साइड में जो है प्लेटों का क्षेत्रफल का 1/3 भाग है, और इधर साइड में प्लेटों के क्षेत्रफल का 2/3 भाग है। ठीक है, ओके। इसके बाद में इधर साइड में एक परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है और इधर साइड में एक दूसरा परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है। मतलब पहले तो वायु थी दोनों के बीच में, लेकिन अब यहां पर क्या रखा जा रहा है, परावैद्युत पदार्थ रखे जा रहे हैं, लेकिन पूरी प्लेट में एक समान परावैद्युत पदार्थ नहीं है, अलग अलग। यहां पर कोई दूसरा परावैद्युत पदार्थ और इतने में कोई दूसरा परावैद्युत पदार्थ, मतलब 2 प्लेटें हैं, ऊपर वाले में कोई अलग परावैद्युत पदार्थ रख दिया, मान लिया कांच रख दिया या लकड़ी रख दिया, मोम रख दिया, और नीचे कोई दूसरा परावैद्युत पदार्थ ऑयल रख दिया, कोई दूसरा परावैद्युत पदार्थ रख दिया। ठीक है, तो मतलब इस परावैद्युत पदार्थ का जो परावैद्युतांक दिखाया गया है वो K1, और इस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक दिखाया गया है K2। ठीक है, आपको क्या करना है, अब जरा प्रश्न को सुनिएगा। दिया है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A, इसका पूरे का क्षेत्रफल A, इसके पूरे का क्षेत्रफल A। ठीक है, अब यहां से यहां तक बटा है क्षेत्रफल। ठीक है, A है, उनके बीच की दूरी D है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी मैंने शायद दिखाई नहीं है, आप दिखा सकते हैं। उनके प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, D है। अब आपको क्या करना है, चित्र के अनुसार प्लेटों के बीच K1 तथा K2 परावैद्युतांक के गुटके रखे हैं। K1 और K2 2 परावैद्युतांक के गुटके रखे हैं चित्र के अनुसार, मतलब आधे में नहीं, मतलब 1/3 में इधर और 2/3 में इतने में ये K2 रखा है। ठीक है, संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। अब इस संधारित्र की धारिता आपको फाइंड आउट करनी है। तो संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला मैंने बताया था भाई, आपको याद होगा, लेक्चर नंबर 1 देखिए, और अगर नहीं देखा है तो भाई चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट ओपन करिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा न्यूमेरिकल सीरीज 2022। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की न्यूमेरिकल सीरीज आपको मिल जाएगी भैया, उसमें देखिए चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 देखिए, सारे के सारे वहां पर लेक्चर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में सारे सीरियल से लेक्चर आपको मिल जाएंगे, सारे देख सकते हैं, लेकिन लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 देखिए, उसमें ये फॉर्मूला मैंने बताया। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला मैं दोबारा बता देता हूं, C होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। यहां पर A प्लेटों का क्षेत्रफल होता है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता होती है, और D क्या होता है, तो D प्लेटों के बीच की दूरी होती है। लेकिन जब K परावैद्युतांक वाला कोई टुकड़ा रखा हो तो A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D हो जाता है, बस K से मल्टीप्लाई हो जाता है, जितना उसका परावैद्युतांक हो उतने से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं इस वाले पार्ट की, इस वाले पार्ट को हम बोल देते हैं A, चलो P और Q, ये भाग है यहां से यहां तक का P,
और इधर वाले भाग को हम बोल देते हैं Q। ठीक है, तो धारिता आपको दोनों भागों की कुल मिला करके निकालनी है। तो P वाले भाग की धारिता निकालेंगे, लिखेंगे P भाग की धारिता। और भैया धारिता का फॉर्मूला क्या, तो धारिता C बराबर A एप्सिलॉन, समांतर प्लेट संधारित्र ही तो है, तो C P वाले भाग की है तो CP लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, CP इक्वल टू फार्मूला है A, और A का मतलब है क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल। यहाँ पर A का मतलब यहाँ पर क्षेत्रफल कितना है, A नहीं है पूरा, केवल P वाले भाग का क्षेत्रफल है A/3। तो A की जगह पर क्या लिखेंगे, A/3 इंटू में एप्सिलॉन नॉट की जगह पर एप्सिलॉन नॉट, K की जगह पर क्या लिखोगे, तो K की जगह पर K1 लिखोगे, क्योंकि P वाले भाग में K नहीं है, K1 है, और अपान में D। तो D क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, यहाँ भी वही है तो यहाँ भी दूरी तो वही होगी ना, D। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब Q वाले भाग की धारिता निकालिए, Q भाग की धारिता, Q भाग की धारिता CQ लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। CQ बराबर फार्मूला वही A का मतलब यहाँ पर कितना क्षेत्रफल है, 2A/3, सो 2A/3 लिखेंगे। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की जगह पर एप्सिलॉन नॉट, K की जगह पर यहाँ पर K2 हो जाएगा, अपान में दूरी तो D ही है तो D लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर इनकी तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, मतलब दोनों धारिताओं को जोड़ ले, लिखेंगे संधारित्र की कुल धारिता C बराबर क्या होगा, CP P वाले भाग की और Q वाले भाग की जोड़ दीजिए आप। ठीक है, तो जोड़ देते हैं, तो C इक्वल टू CP कितना है, A/3 एप्सिलॉन नॉट K/D, K1/D। ओके, प्लस CQ कितना है, 2A/3 इंटू एप्सिलॉन नॉट K2/D। ओके, यहाँ पर अब कॉमन मिल जाए तो वो ले लीजिए, तो देखिए A मिलेगा, एप्सिलॉन नॉट मिलेगा, और अपान में 3D मिलेगा। ठीक है, क्या बचेगा आपके पास, A एप्सिलॉन नॉट 3D चला गया, यहाँ पर बचा K1, और प्लस यहाँ पर A एप्सिलॉन नॉट 3D चला गया, 2K2 बचा, 2K2। तो यही आपकी धारिता आ जाएगी। ओके, तो इस संधारित्र की धारिता क्या होगी, A एप्सिलॉन नॉट अपान 3D इंटू में K1 प्लस 2K2। ओके, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा समझना था, और मैंने बताया है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने से ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन को समझना। ठीक है, चलो क्वेश्चन को समझिए और अच्छे से सॉल्व करिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिएगा, क्लास लंबी तो हो ही चुकी है, चलो फिर भी देख लेते हैं, बोर मत होइएगा, थोड़ा सा और बैठिए हमारे साथ बस। ठीक है, देखिए दिया गया है, दो आवेशित क्षैतिज प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। दो आवेशित क्षैतिज प्लेटें हैं, क्षैतिज प्लेटें हैं मतलब इस तरह से हैं। ठीक है, इस तरह से हैं। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, तो प्लेटों के बीच की दूरी है कितनी, 2 सेंटीमीटर है। तो 2 सेंटीमीटर दूरी है, और प्लेटों के बीच की दूरी को अभी हमने देखा था D से लिखते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर D इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे तो 2 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर, क्योंकि मैंने बताया सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 टू पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके बाद में दोनों आवेशित प्लेटें हैं। अब अगर आवेशित प्लेटें हैं तो इधर मान लिया हम कह सकते हैं कि ये प्लस की है, ठीक है, ये माइनस की प्लेट है। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब बताया गया है 4 गुणा 10 की पावर माइनस 13 किलोग्राम तथा 2.5 गुणा 10 की पावर माइनस 18 कूलाम का आवेश का एक कण स्थिर होकर लटक रहा है। समझिए, इन प्लेटों के बीच में इसने क्या बोला, ये समझिए। इसने बोला है दो क्षैतिज आवेशित प्लेटें हैं, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर, और इनके बीच में एक टुकड़ा, एक आवेशित कण है, और वो आवेशित कण लटक रहा है। मतलब ना तो वो नीचे गिर रहा है, ना तो वो ऊपर ही जा रहा है, बीच में लटका हुआ है। और बीच में क्यों लटकेगा भाई, कोई बीच में क्यों लटकेगा, या तो इस प्लेट पर गिर जाए, या तो ऊपर कहां जाएगा भाई। ऐसे ये संधारित्र है, बीच में लटका हुआ है आवेश, आखिर लटके का क्यों वो,
आवेश, कारण क्या होगा ये आपको अभी समझना पड़ेगा। लेकिन इसने बोला है कि आवेश क्या है, लटका हुआ है। आपको क्या ज्ञात करना है, लटक रहा है, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है कि इन दोनों प्लेटों के बीच में आखिर कितना विभवांतर है। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए क्या दिया है, ये जो कण आवेश जो लटका हुआ है इस पर जो आवेश की मात्रा है वो कितनी है, तो आवेश बता दिया गया है 2.4 इंटू 10⁻⁻⁻18 कूलाम, इतना आवेश इस पर है। ठीक है, और बताया गया है ये जो आवेशित कण है इसका द्रव्यमान कितना है m, तो m बताया गया है कितना भाई 4 × 10⁻⁻13 किलोग्राम। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन को दोबारा एक बार पढ़ता हूं, समझिएगा। दो आवेशित क्षैतिज प्लेटें जिनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है के बीच 4 × 10⁻⁻13 किलोग्राम तथा 2.4 × 10⁻⁻18 कूलाम आवेश का एक कण स्थिर होकर लटक रहा है। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, और साथ ही में दिया है कि जी का अगर इस्तेमाल कहीं पर करना पड़े तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर करिए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये सोचिए कि कोई आवेशित कण बीच में क्यों लटक रहा होगा, वो नीचे क्यों नहीं गिर रहा है। तो सिंपल सी बात है, नीचे वो गिरेगा किसके कारण, नीचे अगर वो गिरेगा तो किसके कारण गिरेगा, तो गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गिरेगा। गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत मतलब अपने भार के कारण गिरेगा, और भार के कारण गिरेगा तो इसका मतलब है नीचे की ओर एक भार वाला बल लगता है जिसे हम mg कहते हैं। नीचे की ओर भार लगता है, वो भार जो होता है, ये जो बल लग रहा है mg, वो नीचे की ओर लग रहा है जो इसको नीचे की ओर गिराएगा। लेकिन ये नीचे की ओर गिरा नहीं पा रहा है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, क्योंकि ये प्लेटों के बीच में रखा है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र होगा और वैद्युत क्षेत्र इस आवेश पर बल लगा रहा होगा। ऊपर की ओर इसकी विपरीत दिशा में एक बल लग रहा होगा, वैद्युत बल, Fe लिख देते हैं या केवल F लिख देते हैं। ठीक है, तो ये बल ऊपर की ओर लग रहा है और इस बल के कारण ये mg नीचे नहीं आ पा रहा, मतलब ये आवेशित कण नीचे की ओर नहीं आ रहा है, क्योंकि mg क्या करेगा, इसको नीचे लाने का प्रयास करेगा। लेकिन एक बल इसको ऊपर की ओर लग रहा है जो वैद्युत क्षेत्र के कारण लग रहा है, और ये वैद्युत क्षेत्र वाला जो बल है वो ऊपर की ओर लग रहा है, इसलिए ये नीचे नहीं आ रहा है, क्योंकि ये वाला बल और ये वाला बल बराबर होगा, तभी ऐसा होगा कि लटका रहेगा। जितना नीचे की ओर कोई खींच रहा है उतना ही, अगर उतने ही बल से कोई ऊपर की ओर खींचे तो क्या होगा, वस्तु लटक जाएगी ना ऊपर। ठीक है, तो वही काम हो रहा है, नीचे की ओर mg बल लग रहा है, ऊपर की ओर वैद्युत बल लग रहा है, दोनों बराबर बल होंगे, इसीलिए लटका हुआ होगा। हम कह सकते हैं कि F मतलब वैद्युत बल, वैद्युत बल F बराबर में क्या होगा, mg के बराबर होगा। F और mg दोनों बराबर होंगे। ठीक है, F और mg अगर बराबर है तो F का मतलब है वैद्युत बल, वैद्युत बल मतलब वैद्युत क्षेत्र के पदों में वैद्युत बल का फॉर्मूला आप बताइएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पदों में वैद्युत बल का फॉर्मूला आपको पता है, F बराबर में Q इंटू ई, चैप्टर नंबर 1 से। F बराबर में Q इंटू ई, आपने ये तो पढ़ा ही होगा, या तो वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा पढ़ी होगी, F बराबर में E बराबर में F अपान Q, पढ़ा है ना कभी, E इज इक्वल टू F अपान Q, तो F बराबर में Q इंटू ई हो ही जाएगा यार। ठीक है, ये बात ज्यादा दिमाग में रखनी होती है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहां पर F की जगह पर क्या लिखेंगे, Q इंटू ई बराबर में mg। हमें तो विभवांतर ज्ञात करना है, दोनों प्लेटों के बीच में कितना विभवांतर होगा यही तो ज्ञात करना है। तो E को हम विभव में बदल सकते हैं, हमने बताया है कई बार आपको, E इज इक्वल टू होता है V अपान L, या फिर अगर D है यहां पर दूरी तो V अपान D, तो E की जगह पर V अपान D हम लिख सकते हैं। सो Q इंटू में V अपान D लिखिए बराबर में mg लिखिए। आपको V निकालना है, विभवांतर निकालना है, तो D उधर करिए, Q अपान में करिए। सो V इज इक्वल टू क्या बनेगा, mg इंटू में D अपान में Q। ओके, सो अपान में Q। तो ये अब आप निकाल सकते हैं V इक्वल टू m का वैल्यू, m मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान दिया है आपका कितना, 4 × 10⁻⁻13 इंटू में G आपको बता दिया है 10 इस्तेमाल करना है, इंटू में D आपको क्या देना है, 2 × 10⁻⁻2 अपान में Q आपको कितना बताया गया है, 2.4 × 10⁻18, और इसको आप कैलकुलेट करिए, आंसर क्या है आपको कमेंट में बताना है। बहुत इजी कैलकुलेशन है, आप ये ना कहिएगा कठिन कैलकुलेशन छोड़ दिया,
इजी कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं, करिएगा। कमेंट में जरा आप हमको जवाब दीजिएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन है, सुंदर सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे, क्लास ओवर कर देंगे, ठीक है, अगर होगा मन तो। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लिया ना, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक परिवर्ती संधारित्र को 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। एक परिवर्ती संधारित्र है, 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। यदि संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरड से बदलकर 2 माइक्रोफैरड हो तो ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या बताया गया है कि एक संधारित्र है और संधारित्र को किससे जोड़ा गया है, 200 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, ठीक है। तो विभवांतर हम संधारित्र की प्लेटों के बीच में लिख सकते हैं कि कितना होगा, 200 वोल्ट, ठीक है। तो 200 वोल्ट का विभवांतर प्लेटों पर लगाया गया है। अब इसकी धारिता बदल रही है। पहले धारिता बताई गई है कि धारिता जो थी C1 8 माइक्रोफैरड, सॉरी ना 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड से घट करके कितनी हो गई, जब 2 माइक्रोफैरड धारिता हो गई। 10 माइक्रोफैरड धारिता पहले थी, अब कितनी हो गई, 2 माइक्रोफैरड धारिता हो गई। तो आपको ज्ञात करना है ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए कि ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। जब 10 माइक्रोफैरड धारिता थी तब ऊर्जा उसकी कितनी थी, और जब 2 माइक्रोफैरड धारिता हो गई तब ऊर्जा कितनी है, दोनों में कितना परिवर्तन है ये हमें ज्ञात करना है। तो पहले ऊर्जा ज्ञात कर लें, बाद वाली ऊर्जा ज्ञात कर लें, दोनों को घटा करके देख लें कितना ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है। मतलब पहले की ऊर्जा माइनस बाद की ऊर्जा, और घटाएंगे तो ऊर्जा में परिवर्तन निकल आएगा। तो ऊर्जा में परिवर्तन अगर मैं डेल्टा यू से लिखूं तो डेल्टा यू कैसे निकलेगा, U1 माइनस U2, मतलब पहले की ऊर्जा और दूसरे की ऊर्जा घटा देनी है, मतलब बाद वाली ऊर्जा को, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले वाली ऊर्जा के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, संधारित्र की ऊर्जा ½ CV², मैंने बहुत बार बताया इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ½ C1 V1², पहले वाली की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि पहले। लेकिन अच्छा वोल्टेज तो बदला नहीं गया है, केवल धारिता चेंज की गई है। तो V1 और V2 तो दोनों हमेशा वही रहेगा, 200 वोल्ट ही रहने वाला है, ठीक है। तो V1 V2 को V1 V2 ना लेकर के V ही लिखा रहने दीजिए, और माइनस का ½ C2 V², ओके, ये हो गया। अब दोनों को घटाएंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉमन भी ले सकते हैं, 1/2 V² कॉमन ले लें तो बचेगा C1 माइनस C2, भैया वैल्यू रखो 1/2, V का वैल्यू क्या है 200, ओके, 200 का स्क्वायर इंटू में C1 कितना है, तो C1 है हमारे पास 10 माइक्रोफैरड, और बताइए C2 कितना है 2 माइक्रोफैरड में, इनको फैरड में भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 1/2, 200 का स्क्वायर भैया 4 पर 4 0 मतलब 40,000, ठीक है, इंटू में यहाँ पर बचेगा 8 माइक्रोफैरड है, तो माइक्रोफैरड को 10⁻⁻6 में कर देंगे, ये फैरड हो चुका होगा, ठीक है। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, ये 4 कर दिया, 4 4 जा 16, 16 पर 4 0 इंटू में 10⁻⁻6 जूल में है भैया, ये लिखे 16, और ये 4 0 अगर इसको दे देंगे 10⁻⁻2 बच जाएंगे जूल। तो ये हमारी आ गई ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा, ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन होगा 16 × 10⁻2 जूल, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आगे की अब बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब इतने क्वेश्चंस मतलब भर के हो चुके हैं, अगली क्लास में आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्लास लंबी हो ही चुकी है, बोर हो ही गए होंगे, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए।